हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो प्रीवियस बुक आती है इसका हम हिस्ट्री में आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये बुक आपके लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी सारे ही क्वेश्चंस लगभग इसी बुक से देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला पेज हमारा है। सबसे पहले पेज पे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश यानी कि अगर आप आईएनएम पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि सबसे पहले इंडिया में बिजनेस करने यूरोपियंस में से कौन आया। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक ट्रिक है पेड कर दे फीस। एक सेकेंड। तो इसके मैं अगर ट्रिक की बात करूँ तो इसका ट्रिक है पेड कर दे फीस, यानी कि PED, पेड कर दे फीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको आपको बताऊं तो सबसे पहले P से यानी पुर्तगाल, ठीक है, E फॉर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स, D फॉर डच, ठीक है फ्रेंड्स, D से डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। ये क्लियर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप मेरी वॉइस को सुन के जो है इसको नोट करते रहिएगा। फ से फ्रेंच और स से स्वीडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंडिया में जो यूरोपियंस आए उनके आने का सीरियल वाइज जो है नंबर है। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो जैसा कि आपको भी पता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित रखने वाले पुर्तगीज थे, यानी सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। ठीक है, अब प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया, तो वास्को डी गामा आया। कहाँ आया, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कैलिकट। ठीक है, अब कैलिकट पर कब आया, तो 20 मई 1948 इस बुक में दिया है, लेकिन जो कि गलत है। करेक्ट जो है 1498 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है बंदरगाह कैलिकट नाम की जगह पे आया। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देता हूँ। सब लोग कहते हैं कि जो नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। देखिए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, उसने भारत आने वाले रास्ते की खोज की, जो उसका सी वे है। यानी कि अगर ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये यूरोपियन कंट्रीज है, तो इनसे जो है ये आने वाले, इसने सी रूट की खोज की, न कि इस देश की खोज की। ठीक है, तो नए समुद्री मार्ग की खोज की। अब कैलिकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन कैलिकट के शासकों की पैतृक उपाधि, यानी कि जो उनका वंशानुगत चलता था उनको जैमोरिन कहते थे। तो कैलिकट के जो शासक थे उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कैलिकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, यानी आया कब है वास्को डी गामा, तो 1498 में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और लगभग 1505 में, देखिए 1502 के आसपास इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री जो है यहाँ पे बना ली थी। उसके बाद 1505 में इनका पहला वायसराय जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। पुर्तगाली हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए ये अगर अल्मीड़ा की, जब भी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की बात होगी तो यहाँ पे इसकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, इसको हिंदी में नीले जल की नीति का कहते थे। यानी इसका मतलब था कि इंडिया, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया से क्या करना था, अगर जिसको भी व्यापार करना था, तो अगर सी रूट, जैसे ये हिंद महासागर है, तो अगर इसमें से व्यापार करना है तो इससे पुर्तगालियों का परमिशन लेना ज़रूरी था। और पुर्तगालियों के परमिशन के साथ साथ इनकी एक जो है, इनकी एक काफिला होता था जो कि सुरक्षा देता था। ठीक है,
तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए आपको भी पता है हुगली नाम से, हुगली एक जगह का भी नाम है और हुगली एक नदी का भी नाम है। तो सबसे पहले कौन करता था, तो पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता। जैसा मैंने अभी बताया नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी में अगर ये लोग परमिशन जो इनसे नहीं लेता था तो उसका क्या करते थे, ये लोग सामान लूट लेते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अंग्रेजों ने 1613 में पहली फैक्ट्री, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक पहला तो आपको ये पता चल रहा है कि 1613 में जो है पहली फैक्ट्री बनी है अंग्रेजों की, और दूसरी कहाँ बनी है, तो सूरत में बनी है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार यानी अप्रैल 1609 में पहुंचा। यानी सबसे पहले परमिशन लेने कौन आया, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, उस समय कौन था, उस समय जहांगीर था। ठीक है, उस समय जहांगीर था। उसके बाद 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन, देखिए सबसे पहले जो है कैप्टन कौन आया, तो कैप्टन आपको पता है कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया। ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से। उसके बाद उसको जो परमिशन नहीं मिला तो कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। यानी कहाँ, सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। यानी कि अब इससे पहले जो कौन थे, सिर्फ पुर्तगाली थे, वही बिजनेस कर रहे थे। अब कौन आ गया, तो अब ब्रिटिशर्स भी आ गए। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान ने अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ स्थापित की, सूरत में। कब स्थापित की, 1613 में। ठीक है, यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैला लिया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा धीरे है तो आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। तो थॉमस बेस्ट। अब थॉमस बेस्ट है क्या है, ये ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली। देखिए अब जाहिर सी बात है कि इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। अब दोनों ही एक ही पर्पज़ से आए हैं, ये बिज़नेस करने, दोनों बिज़नेस के पर्पज़ से आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कंपटीशन होगा और दोनों में युद्ध होगा। तो वही हुआ, युद्ध जो है इन लोगों में हुआ अपनी अपनी जो है सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। तो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। अब देखिए, अब हमने पुर्तगाली पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा, अब डच पढ़ेंगे। यानी जो मैंने अभी ट्रिक बताया ना आपको, पेड करते फीस, तो डी फॉर डच। अब डच के बारे में देखते हैं, तो किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो 1632 में आई। ठीक है फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका जो है, सही आंसर बी है, 1632। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह निरंतर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इस बुक की यही बहुत अच्छी बात है, इसमें अगर कोई भी एक्सेप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि इसका कोई रिसोर्स हमें नहीं मिला है। लेकिन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 माना जाता है। कौन मानता है, तो बीपीएससी इसका उत्तर जो है क्या मानती है, 1632 मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ अप्रमाणित स्रोत में हमें यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि संबंधित व्यापार में थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी, तो 1632। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम सेम होंगे।
ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम्स में बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए इस बुक में दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था। अब पहला कर्नाटक वॉर, फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1746-48 में। ठीक है, आंसर इसका देखिए डी है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पुर्तगाल आए, फिर इंग्लैंड वाले आए यानी ब्रिटिशर्स आए, तब दोनों में युद्ध हुआ। ठीक है, तो वही पहला कर्नाटक वॉर हुआ। तो 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, अब ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसके उत्तराधिकार का युद्ध कहाँ हो रहा है, तो इंडिया में हो रहा है। ठीक है, जो 1740 में शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, अब वो 1746 में भारत में हो रहा है। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी कि कौन कौन, अंग्रेज और फ्रांसीसी, 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, युद्ध का तत्कालिक कारण था, यानी कि पहले कर्नाटक वॉर का जो है, यानी कि पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स में युद्ध का जो है सडन, यानी कि ऐसा कारण जिसके तुरंत बाद युद्ध चालू हो जाए, जो ऐसा कारण जो युद्ध को भड़का दे, तो क्या था, तो अंग्रेजी यानी ब्रिटिशर्स कैप्टन ने अंग्रेजी सेना से मदद से फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर, देखिए सॉरी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी जैसे पुर्तगाली बोला, उस पुर्तगाली के स्थान पर फ्रांसीसी होगा। ठीक है, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी के तट पर स्थित सेंट थॉम नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने कहाँ पे, अड्यार नदी के किनारे सेंट थॉम नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। जो वहाँ पे यूरोप में युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया को लेके, ऑस्ट्रिया में, उसके बंद होते ही यहाँ पे भी युद्ध क्या हो गया, बंद हो गया। तो उसके बाद कौन सी एक संधि हुई, तो एकला सापेल की संधि हुई। कहाँ, कब हुई, 1748 में हुई। तो उसके वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए इस बुक में आपको एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया कि पहला कर्नाटक वॉर कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए क्या मिल गया कि कौन सी संधि से पहला कर्नाटक वॉर जो है समाप्त हुआ। तो कौन सी संधि है, एकला सापेल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो एकला सापेल भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1748 यानी 1748 में हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉम के युद्ध के लिए स्मरणीय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस में जो है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। अब ये युद्ध क्यों लड़ा गया भाई, तो ये युद्ध इसलिए लड़ा गया कि वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, तो देखिए ये सब युद्ध क्यों हो रहे हैं, ये युद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब ये जो मेजर कंट्री हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम अपना उपनिवेश यानी कॉलोनियल स्थापित करें। जैसे कि ब्रिटिश आकर इंडिया में अपना रूल जमाना चाहते हैं, पुर्तगाली आकर इंडिया में अपना रूल जमाना चाहते हैं, फ्रांसीसी आकर इंडिया में अपना रूल जमाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है युद्ध तो होगा ही भैया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। अब भारत का वह कौन सा राज्य जहां से यूरोपवासियों यानी यूरोप के लोग क्या करने आते थे, बिजनेस करने आते थे, सामान यहाँ से ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। तो बिहार के जो है, बिहार से उनको शोरा और अफीम जो है प्राप्त होता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र
अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सेम एज क्वेश्चन 9, तो बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक जो इस बुक का दिया हुआ है, जैसे अब इस बुक एक टॉपिक जो है इसमें लगभग 11 क्वेश्चन थे, तो उसके बाद शुरू हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इसमें मैं आज यही इस वीडियो में मैं बस यहीं तक ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इससे क्या होगा कि सेपरेट रहेगा वीडियो और आपको देखने और याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला 11वां क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है। बहुत आप लोगों ने बचपन में बहुत मिलान किया होगा, नो डाउट। तो देखिए क्या कह रहा है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का जन्म स्थान, खोजकर्ता और जन्म स्थान। देखिए किस देश की खोज किया है ये नहीं, बहुत यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग फटाफट देखते हो कोलंबस, अच्छा कोलंबस तो भारत का खोज किया है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। नहीं, उसका जन्म स्थान पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ था, तो जो है उसका था इटली। कोलंबस इटली का था, यानी अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए का 3 यानी इटली। कोलंबस जो है इटली का था। ठीक है, उसके बाद जैक्स कार्टियर जो था वो फ्रांस का था, जन्म स्थान उसका क्या था, फ्रांस था। सर फ्रांसिस ड्रेक जो था उसका जन्म स्थान क्या था, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फर्डिनेंड मैगलन जो था वो वन यानी पुर्तगाल। आपको इसमें देखिए एक भी अगर याद होगा तो आप इसको कर लेंगे, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें। और आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए मैं अब देखिए पूरा सीरीज़ मैं लेके आने वाला हूँ, नया यूट्यूब चैनल है, कोई बात नहीं, मैं पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा, अच्छे से पूरी बुक आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको बदले में भी कुछ करना होगा, तो आपको बदले में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और आप अपना सिलेक्शन लेते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय